अब अगला प्रश्न है सिल्वर वेडिंग पार्ट से। सिल्वर वेडिंग पार्ट से जो पहला इसका प्रश्न आप लोगों ने किया है कि इस कहानी के प्रमुख पात्र यशोधर बाबू बार बार किशन दा को याद करते हैं। इसे आप उनका आदर्श मानते हैं या कमजोरी? ये सीबीएसई बोर्ड में पहले भी ये प्रश्न आ चुका है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्रश्न। तो इसमें बात आती है कि पहला प्रश्न, इसमें दो प्रश्न है कि किशन दा को क्यों याद करते हैं, पहला प्रश्न, और दूसरा ये उनका आदर्श है या कमजोरी है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि यशोधर बाबू किशन दा के मन मस्तिष्क में पूरी तरह छाए हुए हैं, उनके अवचेतन मन में समाये हुए हैं। कारण क्या है कि जब अपने कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए यशोधर बाबू दिल्ली आए तो सबसे पहले किशन दा के संरक्षण में ही वो आने का मौका प्राप्त हुआ। और चूँकि नौकरी लगने की उम्र उनकी कम थी, इसलिए उनको उस समय को काटने के लिए रसोइयाँ का काम मिला। फिर बाद में यशोधर बाबू किशन दा ने ही उनकी नौकरी लगवाई अपने ऑफिस में, और कुल मिला के एक उनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। किसके संरक्षण में? किशन दा के संरक्षण में। तो वह एक युवा जो पहाड़ों से निकलकर महानगर में आता है, दिल्ली में आता है, एक व्यक्ति उसे सहारा देता है, उसकी नौकरी लगवाता है और हर तरह से उसे संरक्षण देता है, तो स्वाभाविक है कि यशोधर बाबू किशन दा के एहसान तो मानेंगे ही। और यह एहसान कब उनकी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा हो गया कि किशन दा जो भी करते थे, किशन दा के उस हर कृत्य में यशोधर बाबू को आनंद प्राप्त होने लगा और उनकी हर उस एक्टिविटी को, उनके हर उस कार्य व्यवहार को वो अपनी ज़िंदगी में अपनाते चले गए। ऐसे कई दशक तक उन्होंने यही ज़िंदगी जी। शादी भी हुई तो भी किशन दा के संरक्षण में रहे, उनके आदर्शों के घेरे में ही उनकी ज़िंदगी घूमती रही। तो जो व्यक्ति कई दशकों तक एक घेरे में, एक आदर्श के इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी काट दे, तो उसके मन और मस्तिष्क में वे सारी चीज़ें तो समाहित ही हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पर अब पहले प्रश्न का एग्जैक्ट उत्तर कि चूँकि यशोधर बाबू के मन मस्तिष्क में किशन दा का हर कार्य व्यापार, उनका हर विचार, उनकी हर एक्टिविटी समा गई थी, उनकी आदत में आ चुकी थी, इसलिए किशन दा के जाने के बावजूद वो सारी आदतें उनकी बरकरार रहीं, क्योंकि इंसान आदतों का गुलाम होता है। तो जो जो वो करते रहे इतने सालों से, वो आज भी करना चाहते हैं, लेकिन आज की परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए यशोधर बाबू केवल किशन दा को याद करके रह जाते हैं कि किशन दा तो ऐसे थे, हम ऐसे करना चाहिए। तो ये बार बार वो याद करते हैं अपनी ज़िंदगी में। और दूसरा प्रश्न है, यह उनके लिए एक आदत की बात है, क्योंकि उनके मन मस्तिष्क में किशन दा का व्यक्तित्व पूरी तरह समाहित हो चुका है। दूसरा इस प्रश्न का दूसरा पार्ट कि यह उनकी कमजोरी है या ताकत है। मैं तो समझता हूँ कि कहाँ प्रश्न है कि इसे आप उनका आदर्श मानते हैं या कमजोरी। ये कोई कमजोरी नहीं है,
मेरे अपने नज़र में यह कोई कमज़ोरी नहीं है, यह उनके लिए जीने मरने का सवाल है। यह उनका आइडियल कहते हैं एक व्यक्तित्व है किसंदा। यह उनका आदर्श है, कोई कमज़ोरी नहीं। क्योंकि अगर कमज़ोरी है तो उस पे अफसोस भी होता है, लेकिन यशोधर बाबू को अपने इन आदर्शों पर अफसोस नहीं होता है, बल्कि इस बात का पश्चाताप होता है, इस बात का दुख होता है कि ये आदर्श क्यों नहीं आज अपनाए जा रहे हैं। तो यह उनकी ताकत है, उनकी कोई कमजोरी नहीं है। हाँ, इसे आप कह सकते हैं आज के जनरेशन गैप में के तहत जो नई पीढ़ी है, चूँकि इसी वजह से ये जनरेशन गैप की जो खाई है वो पैदा हुई है, तो आज की पीढ़ी के लिए तो ये कमज़ोरी हो सकता है, लेकिन किशन दा के लिए ये किसी भी तरह से कमज़ोरी नहीं है। यह उनकी ताकत है, यह उनका आदर्श है। आगे इनका दूसरा प्रश्न है कि सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू का चरित्र चित्रण कीजिए। ये निबंधात्मक प्रश्न है, 5 नंबर का है। तो इसमें आपको पॉइंट डालकर इनके चरित्र के विशेषताओं को बताकर पॉइंट वाइज आपको लिखना पड़ेगा। हेडिंग डालकर लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पहली चीज़ है कि ये सादगीपूर्ण ज़िंदगी जीते हैं। पहला हेडिंग सादगीपूर्ण जीवन। तो कहानी से कि उनकी जो ज़िंदगी का जो ढर्रा है पूरी तरह सादा है। सादा जीवन, उच्च विचार बड़े उच्च हैं, लेकिन ज़िंदगी इनकी, वो स्कूटर से नहीं चलना चाहते, वो साइकिल से या पैदल ही चलते हैं। तो सादगी इनकी ज़िंदगी का एक विशेषता है। दूसरा है सरलता। ये बड़े सरल हैं। ये कुटिल और कपट को, आज की दुनिया की कुटिलता और कपट भरे आचरण को नहीं समझ पाते। इसलिए जो ऑफिस में जो चड्ढा इनका मजाक उड़ाता है, इनके घड़ी का, इनके आचार विचार का, उस पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि वो वहाँ से चल देते हैं। तो इनका जीवन सरलता से भरा हुआ है। और तीसरा है भारतीय संस्कृति से लगाव। यशोधर बाबू का भारतीय संस्कृति से बहुत गहरा लगाव है। होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, जो सार्वजनिक त्यौहार हैं, उन सार्वजनिक त्योहारों पर वो पूरे मोहल्ले के सहयोग से इसको मनाना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने अपने घर का एक कमरा भी दे रखा है रामलीला के लिए, रासलीला के लिए। मतलब जो भी एक सामूहिक संस्कृति की प्रतीक जो क्रियाकलाप है, उसमें ये बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और उसमें इनको बहुत आनंद मिलता है, और उसी संस्कृति को अपने जीवन में पूरी तरह उतारने का ये प्रयास करते हैं। संयुक्त परिवार के पक्षधर। चौथा, आज की जो पीढ़ी है ये एकल परिवार में ही जीना चाहती है। संयुक्त परिवार के उत्तरदायित्व को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। यशोधर बाबू संयुक्त परिवार के समर्थक हैं, और इसीलिए उनकी पत्नी उलाहना भी देती है कि अपने भाइयों के लिए और अपने घर के अन्य लोगों के लिए इन्होंने मुझे नौकरानी बना के रखा। इनकी पत्नी उलाहना देती है, लेकिन संयुक्त परिवार के उत्तरदायित्वों को वो खुद निर्वहन करते हैं और चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी निर्वहन करे, उनके बच्चे भी करें, लेकिन आगे की पीढ़ी इसे बर्दाश्त नहीं करती है और इस बात से वो हमेशा दुखी भी रहते हैं। परंपरावादी हैं वो। 5वां इनकी विशेषता है चरित्र की कि वो परंपरावादी हैं, अर्थात परंपराओं का पालन करना इनको बहुत अच्छा लगता है।
और इसीलिए वो अपने घर के विरोध के बावजूद जो बाहर का कमरा है वो रामलीला के लिए दे देते हैं, जहाँ पर लोग रामलीला की तैयारी और रिहर्सल करते हैं। ये रूढ़िवादी हैं। अब यही एक बहुत बड़ी इनकी समस्या है कि ये किसी भी तरीके से नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पुराने चीज़ों में ही ये विश्वास करते हैं। ये पूरी तरह ट्रेडिशनल और रूढ़िवादी हैं। इनका बेटा स्कूटर से चलने की बात करता है लेकिन ये उसे एक्सेप्ट नहीं करते। कुर्ता पैजामा ही इनको अच्छा लगता है, गाउन नहीं अच्छा लगता। ऐसी ढेर सारी कहानी में ढेर सारे प्रकरण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि यशोधर बाबू रूढ़िवादी हैं। तो इस तरह से 5-6 विशेषताएं मैंने बताई, और अगर इन विशेषताओं को पॉइंट वाइज करके उनकी एक दो 3 लाइन अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरा विस्तृत उत्तरीय लगभग 100 से 125 शब्द का आपका आंसर हो जाएगा।